हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर चल रहा है आपका लाइफ प्रोसेसेस। जैव प्रक्रम में आपको मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो जैव प्रक्रम का कॉन्सेप्ट सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया है उनको। मेरा नाम समता शुक्ला है और मैं क्लास 10th में जैव प्रक्रम के लाइफ प्रोसेसेस के आपको एमसीक्यूज करा रही हूँ। तो बच्चों इसमें आपने काफी यानी 25-20 से ऊपर आपने एमसीक्यूज कर लिए हैं। ये आपके एग्जाम की तैयारी के लिए भी अच्छा है और आप इस एमसीक्यूज को करके ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है वो किस हद तक आपने अपना तैयार कर लिया है। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चंस पे आएंगे। आपका क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी ये गलत कथन का चुनाव करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, यानी कि जो जीव हैं वो समय के साथ वृद्धि करते हैं। ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, जीव जो है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए उनको रिपेयर करना अपने आप को जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, यानी कि ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि कोशिकाओं के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता है। और चौथा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, यानी जैव प्रक्रम, जितने भी जैविक प्रक्रम है उन सबको पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इन चारों में से कौन सा कथन एकदम सही है, उस पर आपको सही का, जो कथन गलत है वो आपका आंसर होगा, यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसका चुनाव आपको करना है। तो सभी बच्चे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद अपने आप से एक सही मतलब टिक मार्क करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि जो आंसर एक्चुअल में है उससे आपका आंसर मैच करता है या नहीं मैच करता है। अगर मैच करने पर डिफरेंस आता है तो मतलब आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। तभी क्वेश्चन नंबर 25 का बच्चों चारों ऑप्शन अच्छे से ध्यान से समझेंगे। अगर कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको चैट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास एक बहुत अच्छी सुविधा है, कोई भी क्वेश्चंस जो लाइव आपको करवाए जाते हैं, इसमें अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप उसको चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। बच्चों इन चारों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से देखेंगे और उसके बाद सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। और सही ऑप्शन वो होगा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वही आपका सही ऑप्शन है। इसका आंसर क्या है बच्चों? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। ये क्या सही लाइन है? ये सही लाइन नहीं है। अगर ये सही लाइन नहीं है तो क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स। कोशिकाओं के अंदर आणविक गति नहीं होती है, ऐसा ही कह रहा है। आणविक गति नहीं होती है, तो ये अपने आप में रॉन्ग है ना, इसलिए इसको सही आंसर लिखा गया है, क्योंकि चुनाव क्या करना है? गलत कथन का चुनाव करना था। गलत कथन का करना था। आप सबको पता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज अ वाइटल प्रोसेस। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक वाइटल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेल्स, यानी कि कोशिकाओं में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है
वो एक्टिव और पैसिव मोड में होता है। आप क्लास 10th में हैं, जब आपने क्लास 9th में कोशिका चैप्टर पढ़ा था बहुत अच्छी तरह से, तो उसमें आपने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ा था। तो वहां पे कोशिका में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होती है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है? एक प्रकार की गति ही है, आणविक गति ही है। डिफ्यूजन में गैसों का आदान प्रदान होता है और ऑस्मोसिस में वाटर का आदान प्रदान होता है। तो सभी के सभी, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, मिल करके बने हुए हैं मॉलिक्यूल्स से, अणुओं से। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं के अंदर आणविक गति नहीं होती है। ये सेंटेंस है गलत, और ये सेंटेंस गलत है इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, जो ये कोशिकीय ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है स्वपोषियों में, वो कौन सा होता है, किसके रूप में होता है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी इज प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी इज स्टार्च एंड ऑप्शन नंबर डी इज फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, प्रश्न को पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करना है, उसके बाद सही तरीके से बहुत अच्छे से ऑप्शंस को देखना है और उसके बाद उस पर टिक मार्क करना है, सही का निशान आपको लगाना है। क्वेश्चन पढ़ लिया सभी बच्चों ने। द इंटरनल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेलुलर यानी कि कोशिकीय, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, कोशिकीय ऊर्जा स्टोर होती है, रिजर्व होती है ऑटोट्रॉफ्स में। किस रूप में रिजर्व होती है ये पूछा जा रहा है। ग्लाइकोजन के रूप में होती है? नहीं। प्रोटीन के रूप में होती है? नहीं। स्टार्च के रूप में होती है? हाँ। और फैटी एसिड्स के रूप में होती है? नहीं। जो स्वपोषी होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं हरे, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और उसके बाद भोजन के रूप में वो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और स्टार्च के रूप में वो अवेलेबल होती है पौधों के अंदर। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्टार्च। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल्स और प्लांट्स स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि एनर्जी जो है स्टोर्ड एनर्जी इन एनिमल्स ग्लाइकोजन के रूप में होती है, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये स्टार्च के रूप में होती है। ठीक है। अब यदि इस ऑटोट्रॉफ्स की जगह पे यहाँ पे हेटेरोट्रॉफ्स लिखा होता या यहाँ पे एनिमल्स लिखा होता तो आंसर चेंज हो जाता, तब आंसर होता ग्लाइकोजन। ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया कि एक ही क्वेश्चन से आपने दो प्रश्न तैयार कर लिए। यदि प्रश्न में ये पूछा गया है कि स्वपोषी के अंदर जो एनर्जी रिजर्व होती है कोशिकाओं के अंदर वो किस रूप में होती है, उसका आंसर है स्टार्च। और यदि इसी जगह पे हेटेरोट्रॉफ्स लिखा हुआ होता या यहाँ पे एनिमल्स लिखा हुआ होता तो आंसर हो सकता था ग्लाइकोजन। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को और इसके उत्तर को और इसके एक्सप्लेनेशन को, तीनों चीज को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न है
Which of the following equations is the summary of photosynthesis? यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सा इक्वेशन इसमें से ऐसा है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समरी पेश कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर बी को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी को भी बहुत ध्यान से और डी को भी बहुत ध्यान से। पढ़ने के बाद सबसे पहले बच्चों आपको अपने दिमाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में सोचना है। जब आप सोचते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में तो आपको क्या समझ में आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत थी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान किस किस रॉ मटेरियल की जरूरत थी। आपको पानी चाहिए, जमीन के अंदर से मिलता है जो। आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो आपको वायुमंडल से मिलता है। आपको हरी पत्तियां होनी चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, हरित लवक होना चाहिए, जो पत्तियों के पास पहले से मौजूद होता है। और आपको क्या चाहिए होता है बच्चों, आपको चाहिए होता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, 4 चीजें आपको रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए और इसके बाद रिजल्ट के रूप में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपको मिलता क्या है, रिजल्ट के रूप में आपको मिलता है ग्लूकोज और आपको मिलती है ऑक्सीजन और आपको मिलनी चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा नहीं, ऊर्जा श्वसन में मिलती है बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में यहाँ पे मिलनी चाहिए आपको जल, है ना। दिमाग में मेरे रेस्पिरेशन आ गया था, यहाँ पे मिलना चाहिए आपको जल। तो ये प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। अब देखें कौन सा आपका इक्वेशन सही है। अब मैंने पूरा का हिंट नहीं, पूरा का पूरा आंसर ही बता दिया है। अब आपको इन चारों में से सही कथन का चुनाव कर लेना है। तो आप डिसाइड करके बताएं इसमें से कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही इक्वेशन है प्रकाश संश्लेषण की समरी के लिए। आंसर देखेंगे बच्चों, आंसर है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर है। (6CO2 + 12H2O in the plus chlorophyll in the presence of sunlight। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें आपको मिलता है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। टाइपिंग मिस्टेक है, इसको लिखने का तरीका जो है बच्चों वो ऐसे होता है C6H12O6, थोड़ा सा नीचे नंबर्स लिखे जाते हैं 6O O2 ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे 6H2O। इसका मतलब क्या है
कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 6CO2 प्लस 12 अणु जो हैं वो जल के हैं, वाटर के हैं, प्लस क्लोरोफिल है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होती है और उसके बाद आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल ये प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। सभी बच्चे इस पूरे प्रश्न को नोट करेंगे और इसके आंसर को भी देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। ऑप्शन ए जो है ये आपको वो फैक्टर्स नहीं शो कर रहा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बैलेंस इक्वेशन नहीं है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु 12 H2O के साथ मिलकर के क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और जल भी रिलीज होता है। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। प्रश्न है बच्चों, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। उस घटना का चुनाव करना है जो आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में नहीं होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी oxidation of carbon to carbon dioxide, and option number D conversion of light energy to chemical energy। इसको हिंदी में भी सुन लेंगे। प्रश्न संख्या 28 ही कहता है कि उस घटना का चुनाव करिए जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है सूर्य के प्रकाश का अवशोषण क्लोरोफिल के द्वारा, हरित लवक द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। बी है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन। सी है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, और डी है लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाना। डी क्या है? लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना। अब इन चारों में से आपको देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी प्रोसेस नहीं होती है। सभी बच्चे अपनी तरफ से टिक मार्क कर लेंगे, लेकिन पेंसिल से करेंगे। उसके बाद आप आंसर जो सामने आएगा उससे मैच करेंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको प्रश्न और उसके ऑप्शंस जो है वो समझ में आए हैं या नहीं समझ में आए हैं। आंसर क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नहीं होता है। तो आंसर क्या सही है? आंसर है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। The opening and closing of the stomatal pore depends upon, जो स्टोमेटल पोर होता है, पर्णरंध्र की जो ओपनिंग होती है उसका खुलना और बंद होना किसके ऊपर निर्भर करता है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है।
ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी है टेम्परेचर के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी है वाटर इन गॉड सेल्स, रक्षक कोशिकाओं के अंदर पानी होने के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रता के कारण, कि पर्णरंध्र के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता हो तब उसका खुलना और बंद होना, जो स्टोमेटल पोर का खुलना और बंद होना है वो किस पर निर्भर करता है। प्रश्न आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर है बच्चों वाटर इन गॉड सेल्स, यानी रक्षक कोशिकाओं में पानी होने के कारण रक्षक कोशिकाओं में पानी की मात्रा पर्णरंध्र के खुलने व बंद होने के लिए जिम्मेदार है। आप सभी को पता है ओपनिंग ऑफ गॉड सेल्स इज फैसिलिटेटेड बाय द एंट्री ऑफ वाटर इनसाइड गार्ड सेल्स। जो ओपनिंग होती है गार्ड सेल्स की, आपने देखा है, आप सभी को पता है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इस तरीके की संरचना होती है। एक ये पर्णरंध्र है तो इस तरीके की संरचना, ये है गार्ड सेल, ठीक है। तो इसमें जब पानी भर जाता है, दिस मेक द गार्ड सेल बिकम्स टर्जिड। तो क्या होती है, गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है, यानी कि स्वोलन हो जाती है। टर्जिड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, टर्जिड का मतलब होता है स्वोलन। टर्जिड का मतलब होता है फूला हुआ या स्वोलन। तो जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो जो गार्ड सेल्स, जो ये कोशिका होती है स्टोमेटा वाली, ये क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल इज फैसिलिटेटेड बाय वाटर कमिंग आउट ऑफ गार्ड सेल्स। जब पानी गार्ड सेल से बाहर निकलता है तो क्या हो जाती है, यही जो गार्ड सेल है यही कैसी हो जाती है, सॉफ्ट सी हो जाती है। फ्लैसिड का मतलब होती है सॉफ्ट या झूलता हुआ। फ्लैक्सिड का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, नरम या सिकुड़ा हुआ या झूलता हुआ, हम कुछ भी कह सकते हैं, या सिकुड़ा हुआ। तो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा के, वो किस पर डिपेंड करती है, रक्षक कोशिकाओं में पानी की मात्रा जो है वो पर्णरंध्र के खुलने या बंद होने के लिए जिम्मेदार होती है। जब पानी इसमें भरा हुआ होता है तब क्या होती है, तब ये स्वोलन होती है, और जब पानी इसका बाहर निकलने लगता है तो गार्ड सेल्स जो है वो फ्लेक्सिड हो जाती हैं। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। Which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract?
हमारे जो पाचन नली है, हमारी जो पाचन का रास्ता है, उसमें सबसे पहले कौन सा एंजाइम है जो फूड के साथ मिक्स होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है सेलुलेज, ऑप्शन नंबर सी है एमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी है ट्रिप्सिन। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें सभी बच्चों को तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे मुंह में लार के साथ कौन सा एंजाइम सिक्रीट करती हैं, उसी का नाम आपको लिखना है। अगर यहाँ पे अमाइलेज होता तो भी ठीक था, यहाँ पे अगर आप टाइलिन लिखते तो वो भी सही होता। आपका आंसर है बच्चों अमाइलेज। अमाइलेज नाम का जो एंजाइम है, ये सबसे पहले जब भोजन का पाचन शुरू होता है उसमें हमारे मुंह में ये मिक्स हो जाता है। Amylase is secreted in mouth and acts on the starch to convert into simpler molecules. Amylase is the first enzyme to mix with food in the digestive tract. Amylase नाम का जो एंजाइम है, यह हमारे मुंह में हमारे लार के साथ स्रावित होता है और जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे खाने में मौजूद जो स्टार्च है, मंड के रूप में जो प्रेजेंट है शुगर, वो टूट करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। जो स्टार्च है वो टूट करके माल्टोज में कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च जो है वो एमाइलेज द्वारा टूट करके किस में कन्वर्ट हो जाती है? माल्टोज शुगर में। और किस में होता है ये प्रक्रिया? ये सारी की सारी प्रक्रिया होती है माउथ में। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, lack of oxygen in muscles often leads to cramp among cricketers. This results due to, प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन का अभाव यदि मसल्स में, मांसपेशियों में हो जाता है तो वो क्रैम्प्स का कारण होता है। क्रिकेटर्स में खास तौर पे ये देखा गया है। तो एक किस कारण से होता है क्रैम्प, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एथेनॉल, conversion of pyruvate to glucose, non-conversion of glucose to pyruvate, and conversion of pyruvate to lactic acid. छोटी क्लासेस से ही आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं, तो आई थिंक आपको तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। और आंसर है इसका बच्चों कि पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड के रूप में कन्वर्ट होने लग जाता है और लैक्टिक एसिड के स्टोरेज के कारण मांसपेशियों में क्या होते हैं? क्रैम्प्स आते हैं। और ये प्रक्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन का अभाव होता है मसल्स के पास। जीआईसी जोशीमठ, गुड मॉर्निंग बच्चों, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका क्या नाम है? मैम अर्जुन। अर्जुन, जीआईसी मठ के अर्जुन। आप लोग हैंड रेज कर रहे थे बेटा, आप लोग को जो प्रश्न करवाए गए वो समझ में आ रहे हैं? यस मैम। ये वाला जो प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया है ना? मैम। अर्जुन, सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं? यस मैम। अब कौन सा बच्चा बोल रहा है? मैम आयुष। आयुष। अर्जुन ने माइक आयुष को दे दिया है ना? यस मैम। मैम थोड़ा, हाँ बोलिए। थोड़ा क्या बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। घबराना। गुड मॉर्निंग आयुष, क्या कहना चाह रहे हो बेटा? आयुष आप कैमरे के सामने आओ तो बेटा। मतलब आयुष की आवाज आ रही है पर मुझे आयुष दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हाँ अब दिखाई पड़े। क्या कह रहे हैं बेटा?
मैम कुछ आयुष, नहीं कह रहा, बस ये कह रहा था कि समझ में आ रहा है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका साइंस में ये कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं? मैम बायोलॉजी में। अरे मैम बायोलॉजी फर्स्ट तो है, चैप्टर। मैम जैव फर्स्ट चैप्टर। प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस ना, जैव प्रक्रम। यस मैम। जैव लाइफ प्रोसेस। प्रक्रम में, हाँ, जैव प्रक्रम में कौन कौन से प्रक्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है? मैम पाचन तंत्र। हाँ, ठीक है। और, मैम श्वसन तंत्र। हाँ ठीक है, और पोषण, पोषण पढ़ा है और उत्सर्जन पढ़ा यस है मैम। ना? देखो, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों का ये है क्लास 10th, है ना? तो 10th क्लास में कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जब आप कोई टॉपिक एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, इसके आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको, मैं ये समझ रही हूँ कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी आप क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, है ना? ये तो बहुत यस छोटी मैम। क्लास का क्वेश्चन है कि जब ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होती है तो पाइरुवेट जो है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जैसे ही मसल्स में आने लग जाती है, स्टोर होने लगती है, तो क्रैम्प आ जाता है। क्रैम्प का मतलब जैसे पैर अचानक से ऐंठ जाना, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि चलते चलते क्या होता है, अचानक से पैर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और टाइट सा हो जाता है पाँव। ऐसा क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के कारण ऐसा होता है। तो सभी बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब कुछ ये क्वेश्चन सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं ना? आयुष, आप लोगों ने इसको नोट किया है? यस मैम। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए बच्चों। और क्योंकि इस बार 10th है, 10th जो है वो बेस होता है आप लोगों का। ये चैप्टर यस मैम। कंप्लीट करने के बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बच्चों से आज बात हो रही है तो मैं पूछ लेती हूँ, इस चैप्टर में अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, ताकि मैं अगले सेशन में कभी इसको रिवाइज करवा दूं। नो मैम, मैम क्लियर है। क्लियर है? कि क्लास में सभी बच्चों का मन लगा के पढ़ने के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।